हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। तो दोस्तों, आज बिना समय गवाए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे CTC वर्सेस इन हैंड सैलरी के बारे में। सबसे पहले CTC के बारे में जानते हैं कि ये CTC होता क्या है। तो आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और आप उस कंपनी में सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो वो कंपनी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। हो सकता है वो मेल के थ्रू आपके सामने दिया जाए, या फिर अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां से आपको एक पेपर फॉर्मेट में ऑफर लेटर दिया जाता है। तो इस ऑफर लेटर में दोस्तों CTC के बारे में लिखा रहता है। ये CTC होता क्या है? तो CTC को हम कॉस्ट टू कंपनी कह सकते हैं। और ये कॉस्ट टू कंपनी होता क्या है? मान लेते हैं कि आपको किसी कंपनी ने हायर किया है, तो इस हायरिंग के लिए कंपनी का कितना कॉस्ट गया है, या फिर कंपनी का क्या कॉस्ट है जिससे आपको हायर किया गया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कि आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है और आप किसी और कंपनी में जॉब करते थे। आपने दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हुआ, और इस नए कंपनी ने आपको 10 लाख के पैकेज में आपको हायर किया। तो आपका कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC 10 लाख पर एनम या 10 लाख पर ईयर होगा। इसका मतलब कंपनी का आपको हायर करने के लिए 10 लाख का पैकेज आपको देना पड़ा। उसी बेसिस में आपने वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया और आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हुए। अब बात करते हैं कि एक मिथ बहुत दिनों से एक डिबेट रहता आ रहा है, चला आ रहा है, हर फ्रेशर्स से कहिए या फिर एक्सपीरियंस भी इस सिचुएशन से बहुत बार गुजरे होंगे, कि ये जो हमें CTC दिखाई जाती है या ये CTC हमें जो मिल रही है, वो क्या पूरी हमें इन हैंड मिलती है? मान लेते हैं कि हमारा पैकेज हमारा CTC अगर 10 लाख का है, तो क्या इसको हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं या फिर 12 से डिवाइड करते हैं, तो जो अमाउंट शो कैलकुलेशन के बाद आती है वही हमें हर महीने तनख्वाह के हिसाब से मिलती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्यों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि CTC में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उसी कंपोनेंट में से कुछ कंपोनेंट्स आपका डिडक्ट होता है। तो आप सोचेंगे दोस्तों कि ये जो कंपोनेंट्स तो ये तो मुझे दिए जा रहे हैं, कंपनी तो ये मुझे पैकेज दे रही है, तो फिर ये पूरी सैलरी या ये पूरा CTC मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों, इस कंपोनेंट्स में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो कंपनी आपको देती जरूर है, लेकिन वो आपके सेविंग्स के हिसाब से जाती है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे CTC के कंपोनेंट्स के बारे में। तो CTC का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका बेसिक पे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, तो उस ऑफर लेटर में आपके CTC का पूरा डिटेल्स लिस्ट कंपोनेंट्स आपको दिखाया जाएगा। उस ऑफर लेटर में पूरी तरह से आपको बताया जाएगा कि आपके 10 लाख का जो पैकेज है वो आपके CTC के किस पार्ट में कौन से पैकेज जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा, और इसी फिगर में आप देखेंगे कि कंपोनेंट्स जो CTC कंपोनेंट्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये आपके किस कैटेगरी में पड़ती है। तो CTC के कंपोनेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी होता है जो आपका अर्निंग्स। इस अर्निंग्स को हम ग्रॉस पे कहेंगे, यानी कि आपको ओवरऑल कितना पैसा मिलेगा आपके CTC से। इस ग्रॉस पे में भी एक पार्ट होता है अलाउंस या फिर बोनसेस या फिर बेनिफिट्स हम कह सकते हैं। तो हम CTC को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि CTC इज इक्वल टू ग्रॉस पे प्लस बेनिफिट्स और अलाउंस या फिर वेरिएबल पे। तो अब कंपोनेंट्स को हम अगर देखते हैं तो कंपोनेंट्स को भी 2 डिवीजन में हम डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं अर्निंग्स, और दूसरा जो डिवीजन है उसे हम कहते हैं डिडक्शंस।
तो दोस्तों, आप जब अपने ऑफर लेटर को देखेंगे तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई भी कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है तो उसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़िए, हर कंपोनेंट्स को सही तरह से जांचिए, देखिए, अच्छी तरह से कैलकुलेट कीजिए। उसी बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों, कंपोनेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अर्निंग के कैटेगरी में आता है वो होता है बेसिक पे। बेसिक पे के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि अर्निंग्स में आता है उसे कहते हैं हम HRA या हाउस रेंट अलाउंस। इस हाउस रेंट अलाउंस को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब दोस्तों, मान लेते हैं आपका बेसिक पे है 40,000, आपका ओवरऑल पैकेज 10 लाख है, उसमें से बेसिक पे है 30,000, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक पे यानी कि आपका जो बेसिक होगा मंथली वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मान लेते हैं आपका बेसिक पे है 30,000 और उसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है 40% टू द बेसिक पे, यानी कि आपका बेसिक पे जितना है मंथली उसी का 40% आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तीसरा कंपोनेंट जो आता है दोस्तों, जो कि अर्निंग्स में आता है, उसे हम कहते हैं स्पेशल अलाउंस। ये स्पेशल अलाउंस कुछ भी हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है, आपका रिटेंशन बोनस हो सकता है, आपके दूसरे वर्किंग आवर्स, अगर सपोज आप ओवर टाइम करते हैं तो इसको स्पेशल अलाउंस में कैटेगराइज किया जा सकता है और इसको हम स्पेशल अलाउंस कह सकते हैं। उसके बाद वाला कंपोनेंट आता है कन्वेंस। देखिए दोस्तों, ये जो मैं कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूं ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस या फिर कन्वेंस अलाउंस, ये सारे लगभग हर कंपनी में दिए जाते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स के बारे में कहा, ये आपके अर्निंग कैटेगरी में आती है। पांचवा होता है सिटी अलाउंस या फिर मेडिकल अलाउंस। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे कहते हैं हम एरियर। ये एरियर भी आपके अर्निंग सेक्शन में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिडक्शन सेक्शन के बारे में। तो डिडक्शन सेक्शन में दोस्तों आपका जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहला आता है EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये EPF क्या होता है? तो ये इस प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको सभी को कुछ कम या ज्यादा पता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड, सपोज कि आप किसी कंपनी से रिटायर होते हैं तो उस कंपनी में आप सपोज आप 30 साल के एज से काम करना स्टार्ट करते हैं या फिर 25 साल के एज से, तो मान लेते हैं आपने किसी कंपनी में 40 साल काम किया या 30 साल काम किया, तो उस 30 साल में आपका कुछ अमाउंट आपके प्रोविडेंट फंड में जमा होते हैं और वो प्रोविडेंट फंड ओवरऑल जब आपका 30वां साल कंप्लीट होता है तो 30 साल का आपका टोटल जो सेविंग्स था, जो प्रोविडेंट फंड के नाम से आपके एक अकाउंट में जमा होते हैं, वो सारे पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। मान लेते हैं कि 30 एवरी ईयर, हर साल आपके प्रोविडेंट फंड के नाम पे आपके सैलरी से या फिर आपके पे स्लिप में से 1,000 रुपए डिडक्ट होते थे। वही 1,000 रुपए को अगर आप 30 साल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसके बाद उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने EPF का जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिया है कि इस तरह से EPF होता है और ये एक डिडक्शन के सेक्शन में कैटेगराइज होता है। और कौन सा पार्ट है आपके कंपोनेंट से जो डिडक्शन में जाता है, वो होता है ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी भी आपके बेसिक से पे जो है उससे 5%, जैसे कि मैंने पिछले डिस्कशन में कहा कि आपका HRA आपके बेसिक पे से कैलकुलेट होता है कितना, 40%। उसी हिसाब से आपका ग्रेचुइटी 5% डिडक्ट होता है आपके बेसिक पे के हिसाब से। तो फिर से डिस्कस करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स के अर्निंग सेक्शन में कौन सा पार्ट आता है। बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। सिटी अलाउंस को हम मान लेते हैं सिटी अलाउंस या मेडिकल अलाउंस, जो हर कंपनी में डिफर करती है। और एरियर या दोस्तों आपको ये साल में एक बार या फिर पॉलिसी के हिसाब से कंपनी के
2 बार मिल सकती है। अब ये आता है आपका अर्निंग कैटेगरी में। अब डिडक्शन की कैटेगरी में क्या है? डिडक्शन की कैटेगरी में है ईपीएफ या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को 12% आपके सैलरी से डिडक्ट होती है और 12% आपकी कंपनी पे करती है। और दूसरा है ग्रेचुइटी। तो ये होता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके सीटीसी का। अब आप बताएंगे या अब आप पूछेंगे कि ये जो सीटीसी का कंपोनेंट तो मैं समझ गया, ये डिडक्ट तो हो गया, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें? तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक फिगर दिखाना चाहूंगा कि आपके ऑफर लेटर में कुछ इस तरह से आपका कंपोनेंट ऐसा दिखेगा। एक लिस्ट के कैटेगरी में जहां पे देखेंगे दोस्तों कि एक साइड में आपके कंपोनेंट्स के लिस्ट किए गए हैं लेफ्ट साइड में, उसके बीच में एक सेक्शन है जहां पे पर एनम के हिसाब से अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, पर मंथ के हिसाब से अमाउंट शो कर रहा है, और लास्ट में दिखा रहा है ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। तो पहले सीटीसी देखिए कि अगर 10 लाख है उसके बेसिस में हर कंपोनेंट्स में पर एनम कितने ऐड हो रहे हैं, पर महीने आपको कितने मिल रहे हैं, और इसका ग्रॉस क्या है, और डिडक्शन आप देख सकते हैं कि डिडक्शन आपका कितना हो रहा है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि आपने किसी कंपनी में करियर स्टार्ट किया है, एबीसी कंपनी या XYZ कंपनी, और ये आपकी पहली सैलरी है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अर्निंग सेक्शन को ग्रीन से दिखाया गया है और डिडक्शन सेक्शन को रेड से दिखाया गया है। तो आपके अर्निंग सेक्शन में कौन कौन से कैटेगरी है या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हैं, और डिडक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हैं। उसी बेसिस पे आपका जो ग्रॉस पे होगा या ग्रॉस सैलरी जो आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी, वो जो अर्निंग के सेक्शन को अगर हम मान लेते हैं ए और डिडक्शन के सेक्शन को हम मान लेते हैं बी, तो आपकी ग्रॉस पे या आपकी सैलरी होगी ए माइनस बी, यानी कि जो डिडक्शन के ओवरऑल अमाउंट से माइनस होके जो अमाउंट मिलेगी वही आपकी इनहैंड सैलरी होगी। और भी अगर आसान तरीके से दोस्तों आपको अगर मैं समझाऊं तो आप अपनी सीटीसी को 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 12 से डिवाइड करते हैं, आपके सीटीसी डिवाइडेड बाय 12, इसको आप अप्रोक्सीमेटली अगर आपके सीटीसी से कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको 12 के जगह अगर इजी मेथड में जानना चाहते हैं, एकदम लेमन मेथड में जानना चाहते हैं, तो उसको आप 12 के जगह 14 से कैलकुलेट कीजिए। और मान लेते हैं कि आपका पैकेज अगर 12 लाख से ऊपर है, मान लेते हैं आपका सीटीसी 12 से ज्यादा है, 15 लाख है या फिर 20 लाख है, तो फिर आप उसको 16 से कैलकुलेट कीजिए, यानी कि 15 लाख डिवाइडेड बाय 16। सो जो अमाउंट आपको शो करेगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका इनहैंड सैलरी वही होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ऐसे ही और भी करियर रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड टिप्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और ज्यादा वीडियो लेके आपको सही राह दिखा सकूं, आपको गाइड कर सकूं, और आप सभी को सही तरह से बता सकूं कि कैसे किस तरह से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।